गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको सीबीएसई में आने वाला जो केमिस्ट्री का पेपर है वो आपको एग्जाम कॉपी में कैसे लिखना है। यस 2025-2026 के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको एक ऑफिशियल सीबीएसई का पेपर लेके आया हूँ, उसी ऑफिशियल सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के साथ, और साथ में उसी पेपर का एक आंसर कॉपी भी लेके आया हूँ कि आंसर कॉपी में हमें कैसे लिखना चाहिए और इस बच्चे ने कैसे लिख रखा है, ठीक है, और हमें इसका कितने नंबर अवॉर्ड करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, और कैसे नंबर मिलते हैं, कैसे नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो ये हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यस, तो सबसे पहले मैं आपके पास एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, फिर साथ में इसी के सॉल्यूशंस हैं और उसी पेपर की आंसर कॉपी भी मैं साथ में आपको चेक करके बताऊंगा। इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी है। अगर कोई बच्चा अगर मान लो फिर भी अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो इस पीडीएफ को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में आपको कैसे आंसर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसके कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, तो उसको देख के सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना है। यहाँ भी जो भी आपका रोल नंबर है बेटा वो आपको फिल करना है। फिर जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको कोड मिलने वाला है, सेट मिलने वाला है, वो आपको आंसर कॉपी में लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है आपको आंसर कॉपी में। ये आई होप आपको पहले से ही पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पहले से 2 एग्जाम दे चुके हो, फिजिकल एजुकेशन का और फिजिक्स का, ठीक है। तो फिजिक्स का तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, दे ही चुके हैं बच्चे, अगर फिजिकल एजुकेशन किसी के पास नहीं थी तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर इसने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, आपको देखना है। 23 प्रिंटेड पेजेस हैं, उसके बाद 33 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उसके बाद में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हैं। आपको 10:15 से 10:30 तक क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिलेगा, उस टाइम आपको लिखना नहीं है। फिर उसके बाद में 10:30 पर आपको लिखना स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद में बेटा ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारे पास सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। उसके बाद में सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। सेक्शन ए में क्या है, 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी में 17 to 21 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं 2 नंबर के। सेक्शन सी में हमारे पास 22 से 28 3 नंबर के क्वेश्चन है। ऐसे सोन, ये आपको प्री बोर्ड में भी पता है, ये सारी बात आप कर चुके हो और पढ़ भी सकते हो। फिर उसके जस्ट बाद इसने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, जैसे अगर हमें पेपर में कहीं ज़रूरत हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मास ऑफ प्रोटॉन की, वेलोसिटी ऑफ लाइट की, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, एवोगाड्रो नंबर की, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हैं। अगर हमें कहीं भी क्वेश्चन पेपर में ज़रूरत है और हम भूल जाते हैं बेटा, तो हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ उसने सेक्शन ए स्टार्ट किया है। यस, सेक्शन ए अगर उसने स्टार्ट किया है तो बेटा सेक्शन ए में 1 से लेकर 16 तक 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 16 तक क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को अगर सही कर दिया आपने तो 1 मार्क आपको अवॉर्ड किया जाएगा। यस, अब कई बच्चों का डाउट ये होता है कि इनमें कैसे लिखें, क्या ऑप्शन लिखें, ऑप्शन के साथ हम जो ऑप्शन में जो इंफॉर्मेशन दी है वो भी लिखें, या फिर हम एक्सप्लेन भी करें, तो हमें कैसे लिखना है वो अभी बात करने वाले हैं बेटा। यस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसने असर्शन रीजन शुरू किए हैं इस पेपर में। इसने क्या शुरू किए हैं, असर्शन और रीजन वाला पार्ट इसने शुरू किया है। तो असर्शन रीजन में ऑप्शन तुम्हें बहुत ढंग से पढ़ने हैं। हो सकता है आजकल एग्जामिनर थोड़ा क्रिएटिव हो गया है तो ऑप्शन चेंज कर दे, पहले बोल दे कि दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों करेक्ट है, असर्शन भी और रीजन भी, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा ऑप्शन पहला कर दे, दूसरा स्विच कर दे मतलब ऑप्शंस को। तो हो सकता है कि मतलब कि हमारा क्वेश्चन हम अगर बिना देखे ऑप्शन कर रहे हैं तो गलत भी हो सकता है। तो आपको एक बार ढंग से ऑप्शन देख लेने हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या बोला उसने, असर्शन रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, बोथ आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यस, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला फर्स्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो सेकंड है। यस, बोथ आर ट्रू लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था इस पेपर में और क्या आंसर हमें लिखना चाहिए एग्जाम में, हमें कैसे लिखना चाहिए वो भी बात करने वाले हैं। यस, क्लियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने असर्शन बोला फिर रीजन बोला। असर्शन क्या बोला, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब असर्शन इज ट्रू, ये बात तो सही है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग
अमीनो एसिड हैव एल कॉन्फिगरेशन। यस, हमें ये भी पता है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं नेचुरली मोस्ट का डी कॉन्फिगरेशन होता है और अमीनो एसिड का एल होता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन हमें एक बात और भी पता, ऑप्टिकल एक्टिविटी का कैपिटल डी और कैपिटल एल जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन है उनसे कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, फिर आंसर करके बी लिखो। ठीक है, तो क्या बी इतना लिख दिया तो आंसर नंबर मिल जाएगा? यस, पूरा नंबर मिलेगा तुम्हें, 1 नंबर। अगर तुम बी के साथ ये भी लिखना चाहते हो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अगर पूरी लाइन लिखना चाहते हो बी ऑप्शन वाली तो वो भी लिख सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा इतना भी लिखोगे तब भी 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, इतना लिखोगे तब भी 1 नंबर मिलने वाला है, और अगर इसको तुम एक्सप्लेन करने जाओगे तब भी 1 ही नंबर मिलने वाला है। तो अगर हम शुरू में स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और फिर आंसर करके और बी लिखा, अच्छे साफ वर्ड दिखने चाहिए, बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। यस, तो फिर तुम्हें नंबर 1 मिलने वाला है पूरा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक बार लिख के बताता हूं जैसे हमें क्या करना है। हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहां पर मैंने लिख दिया क्वेश्चन, मान लो ये आंसर कॉपी है, ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, और फिर यहां पर मैंने लिख दिया आंसर। ठीक है, और इस क्वेश्चन का शायद आंसर बी था तो मैं यहां पर बी लिखने वाला हूं, बी। यस, फिर 2 लाइन छोड़ दूंगा बेटा, अगर मान लो मुझे लास्ट में टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा, नहीं टाइम मिलेगा तो बिल्कुल सही यहां तक छोड़ सकते हो। ठीक है, लास्ट अब 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ के और फिर तुम शुरू करो क्वेश्चन नंबर 2। क्या शुरू कर दोगे? क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2, और फिर से यहां पर क्या लिख दोगे? आंसर, आंसर, और जो भी हमारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, बी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन क्या है, मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? असर्शन दिया है, रीजन दिया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन। यस, ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? अल्कोहल का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। यस, फिर उसके बाद में दूसरी क्या है? देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल। इंट्रा गलत लिख दिया बेटा, इंटर ठीक था, इंट्रा गलत लिख दिया, इसका मतलब असर्शन ठीक है और रीजन गलत है, और असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो हम जब पहले पेज पर जाएंगे जहां इसने चारों ऑप्शन दिखे थे, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 और सी इतना लिख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो बाद में तुम ये वाली लाइन भी ऐड कर सकते हो। तो अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है तो हम यहां पर सी लिख देंगे, और फिर से 2 लाइन छोड़ देना बेटा, फिर से 2 लाइन छोड़ देना, फिर से 2 लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर देना। बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, तुम्हारे पास पेज की कोई कमी नहीं है, पेज की कोई कमी नहीं है। यस, अब मेरे ख्याल से तुम्हें ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन अब तुम सोल्व कर सकते हो, अब ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो। मैं यहां पर क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आया हूं, वो मुझे पता है तुम्हारी अच्छी तैयारी हो चुकी है, तुम क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये पेपर देखना बहुत जरूरी है। इससे मैं कह रहा हूं कम से कम 25% क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं आपके एग्जाम में, देख लेना आप इसी पेपर से। भाई क्वेश्चन थोड़ा बहुत पलट सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट 25% जरूर मिलेंगे तुम्हें, 25% कॉन्सेप्ट जरूर मिलेंगे इस पेपर से। यस, ठीक है, फिर उसके बाद में उसने बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तुम्हें पता है जैसे जैसे मास बढ़ रहा है तो बिल्कुल ठीक बात है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होगा तो आर आई का सबसे ज्यादा है। फिर उसने बोला द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसीलिए बी ऑप्शन आ जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सीबीएसई में इस बच्चे ने कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। ठीक है, और तुम्हारी कॉपी कैसे चेक होने वाली है। यस, तो हम चलते हैं। इस बच्चे ने सेक्शन बी सबसे पहले शुरू किया है, सेक्शन बी सबसे पहले शुरू किया है, ये उसका पहला पेज है। ठीक है, तो यहां पर हम व्यू दिखा देते हैं, मतलब कि ये टीचर का काम है। यहां पर तुम्हें मार्क मिलेंगे, तो इस वाले सेगमेंट को आप ढंग से देख लेना, जूम अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। यस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर मैक्सिमम मार्क है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैक्सिमम मार्क 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो एक ही स्टेप के क्वेश्चन है सारे, 16 तक।
16 तक सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो 1 स्टेप के क्वेश्चन है। तो इधर स्टेप लिख रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कितने स्टेप का है, यहाँ पर कितने मार्क आप देंगे उस बच्चे को उस क्वेश्चन में, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क दिख रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिख रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से, मेरे ख्याल से ये मेरे सामने लैपटॉप रखा है, इधर मैं देख रहा हूँ, इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है क्या? यस, मेरे ख्याल से तुम्हें आइडिया आ जाएगा। यस, आइडिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू किया है, तो मैं एक बार इसके सेक्शन नंबर 1 तक जाता हूँ। सेक्शन नंबर 1 पे जाता हूँ, सेक्शन नंबर 1 पे जाता हूँ और सेक्शन नंबर 1 ए मतलब सेक्शन ए में जाता हूँ और उसने कैसे लिख रखे हैं और उसको कैसे लिखने चाहिए थे। यस, सेक्शन, यस ये रहे, देखो सेक्शन ए में मैं गया हूँ। सेक्शन ए में मैं गया हूँ बेटा, उसने क्वेश्चन नंबर 1 डाला है इधर, उसने इधर 1 डाला है और सामने ए ऑप्शन लिखा है। यस, पैरेलल में तुम्हें नहीं लिखने, तुम्हें इधर 1 से लिख रहे हो, इधर पैरेलल में लिख रहे हो, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास खूब पेज है। पहले पेज पर लिखो, फिर अगले पेज पर लिखो, फिर अगले पेज पर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है पैरेलल में लिखने, तुम्हारे पास खूब पेजेस है बेटा, खूब पेजेस है तुम्हारे पास। यस, तुम्हारे पास खूब सारे पेजेस हैं। ठीक है, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, अगर मान लो तुम्हें थोड़ा कम दिख रहा हो तो मैं ब्राइटनेस इधर से बढ़ा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ए किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ए किया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए नहीं था। यस, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तुम्हें दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था हमारा? बी था। क्या था? बी था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था बेटा? बी था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी था, लेकिन उसने ए कर दिया। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके उसको 0 नंबर दे देंगे, 0। तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 आ गया, 0 आ गया। अगर वो यहाँ पर बी कर देता तो यहाँ पर 1 नंबर मैं दे देता। ठीक है, जैसे उसका क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर में 6 पे गया और उसने सी लिख रखा है और क्वेश्चन नंबर 6 का सी ही आंसर है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 का अगर सी आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर मैं जा रहा हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर है। तो सी आंसर है तो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 6 में उसको सी आंसर पर क्वेश्चन नंबर 6 में गया और सी आंसर उसने लिख रखा है, तो मैं उसे 1 नंबर देने वाला हूँ, 1 नंबर देने वाला हूँ। 1 नंबर मिल गया, ऑटोमेटिकली 1 नंबर मिल गया। इसी तरह से उसका 7th भी ठीक है, मैं 7th पे गया और 7th पे गया तो उसको 1 नंबर मैं देने वाला हूँ, क्योंकि 7 का डी ही होने वाला है, 7 का डी ही होने वाला है, 7 का डी ही होने वाला है, 7 का डी होने वाला है। ठीक है, तो ये हमने 1 नंबर 7 वाले में भी उसको दे दिया है। ठीक है, उसके ऊपर वाले इसके सारे क्वेश्चन गलत हैं। सेकंड वाला भी गलत है तो इसको 0 नंबर मिल जाएगा। थर्ड वाला भी बेटा गलत है तो इसको 0 नंबर मिल जाएगा। फोर्थ वाला भी गलत है इसको, तो इसको 0 नंबर मिल जाएगा। यस, फिफ्थ वाला भी गलत है तो यहाँ पर उसको 0 नंबर मिल जाएगा। यस, 8 वाला भी उसका गलत है। ठीक है, 8 वाला उसने सी कर रखा है, गलत है। 9 वाला भी गलत है तो 9 वाले में भी उसको कितना मिल जाएगा? 0। ठीक है, अब इस तरह से 11 वाला भी उसका गलत है। ठीक है, 10 नहीं किया क्या उसने? 10, यस 10 ये कर रखा है। ठीक है, मैंने शायद 8 में नीचे कर दिया है तो मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से जाता हूँ 8 वाले क्वेश्चन पे और 8 वाला इधर है तो ये 0 हो गया। 9 वाला इधर है तो ये भी 0 हो गया। यस, 10 वाला इधर है, 10 वाले में भी 0 हो गया है। यस, ठीक है। अब 11 वाला उसने ऊपर लिख रखा है, तुम्हें नहीं लिखना, ऐसे तुम्हें नहीं लिखना, तुम्हें प्रॉपर लिखना क्वेश्चन नंबर 1 आंसर और फिर प्रॉपर ऑप्शन, अच्छे तरीके से ऑप्शन। एक और भी गड़बड़ होती है कई बार बच्चे यहां पर स्मॉल बी लिख देते हैं, लेकिन वहां क्वेश्चन पेपर में कैपिटल बी में ऑप्शन लिख रखा है, तो तुम कैपिटल ही लिखो ना, परफेक्ट लिखने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा लिखो पर परफेक्ट लिखना है। यस, नंबर नहीं कटेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। यस, 11 का जैसे ए गलत है तो 11 में मैं गया 0 नंबर दे दूंगा, इधर 11 में गया 0 नंबर दे दूंगा। ठीक है, 12 में गया 12 वाले में 0 मिल जाएगा, उसको 0 मिल जाएगा। 13 वाले में गया, 13 वाले में डी आंसर मिलने वाला है तुम्हें उस पीडीएफ में, तो तुम देखना मिल जाएगा। 14 वाले में 0 नंबर मिल जाएगा, 14 वाले में क्या मिल जाएगा बेटा? 0 मिल जाएगा। 15 वाले में उसको ए मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 16 वाले में भी उसको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यस, तो ये हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक कर लिए हैं। अब 17th क्वेश्चन पे चलते हैं हम डायरेक्टली। पहले 17th क्वेश्चन को देखते हैं। 17th क्वेश्चन में क्या है? अब ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, ठीक है, 17th क्वेश्चन पे मैं चलता हूं डायरेक्टली, मैं 17th क्वेश्चन पे चलता हूं। यस, ये देखो 17th क्वेश्चन पे बेटा हम आ गए हैं। 17th क्वेश्चन उसने ये बोला है, देखो ढंग से देखना, ढंग से देखना 17th क्वेश्चन। अब
ये 17th क्वेश्चन क्या था हमारा, और फिर हमें क्या आंसर लिखना है, ठीक है, क्या आंसर लिखना है। यस, तुम्हें दिख रहा होगा 17th क्वेश्चन। यस, देखो 17th क्वेश्चन ने बोला आइडेंटिफाई ए एंड बी इन ईच द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। पहली सीक्वेंस है, फिर दूसरी सीक्वेंस है, उसमें ए को और बी को आइडेंटिफाई करो, ए को और बी को आइडेंटिफाई करो। अब ढंग से सुनना बेटा, तुम्हें पता है हमें यहां पार्शियल प्लस है, यहां पार्शियल माइनस है, ठीक है, और तुम्हें पता है Na में Cn माइनस और यहां प्लस है बेटा, C अटैक करेगा और कौन बनेगा, CH3 CH2 Cn बनेगा, A बनेगा, ये हमारा कौन बनेगा, A बनेगा बेटा, ये कौन बनेगा, A। यस, तो तुम्हें ना ये एरो नहीं दिखानी इधर, उसने कोई मैकेनिज्म नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट पूछा A क्या है और B क्या है। यस, तो या तो तुम डायरेक्टली रिएक्शन लिख के बता दो, रिएक्शन लिख के बता दो, रिएक्शन ऐसे नीचे लिख के बता दो, या तो नीचे। यस, मैंने खाली पेज छोड़ रखा है। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो 17 में A है, तो 17 में A हेडिंग यहां डालो। यस, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, और यहां से आंसर लिखना शुरू करो। यस, और ए पार्ट या तो डायरेक्टली तुम बता दो ए पार्ट में जो ए है वो क्या है और बी है वो क्या है, जैसे सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम में बताया है। देखो 17 में ए में हमारे पास, ए में सीबीएसई ने ऑफिशियली बता दिया CH3 CH2 Cn है, और बी हमारा रिडक्शन हो जाएगा तो CH3 CH2 CH2 NH2, क्योंकि उसने H2 निकल दिया है बी वाले पार्ट में। क्या दिया है, H2 निकल दिया है, तो रिडक्शन हो जाएगा, साइनाइड का रिडक्शन अमाइन बना देगा। यस, तो या तो तुम डायरेक्टली ऐसे लिख दो इसी तरह से, या फिर तुम पूरी रिएक्शन करके अगर दिखाना चाहते हो बेटा तो रिएक्शन करके दिखा दो। लेकिन रिएक्शन करके अगर तुम दिखाओगे या तो डायरेक्टली ऐसे लिख दो, या फिर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, तुम अगर मान लो ऐसे लिख रहे हो ए, उसने दिया है CH3 CH2 Cl, ठीक है, और यहां उसने ऐड किया KCN, क्या ऐड किया है, KCN, ठीक है, तो तुम सीधा लिखो CH3 CH2 Cn। यस, और इसके नीचे लिख दो ए है ये। बस तुम्हें एरो कुछ नहीं लगा के दिखानी कि कभी तुम बताओ यहां SN2 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन है तो प्राइमरी पर SN2 फास्ट होती है, ये सारी बातें नहीं लिखनी, तुम्हें सीधा क्रिस्प आंसर लिखना ए ये है। फिर उसने लिखा H2 निकल, तो तुम्हें पता है रिडक्शन कर देगा साइनाइड का, तो हमें पता है जब भी साइनाइड होता है ट्रिपल बॉन्ड तो H2 निकल रिडक्शन करेगा, HH इधर जाएगा, HH इधर जाएगा, तो CH2 NH2 बन जाएगा। तो हमारे पास बताओ CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, यस, और यहां पर CH2 और NH2, ये हमें B मिला है, क्या मिला है, B। या तो तुम ऐसे लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली A लिख दो, यहां पर डायरेक्टली A लिख दो बेटा यहां पर। यस, या फिर तुम डायरेक्टली A लिख दो। A क्या लिख दोगे, A की जगह लिख दो क्या, CH3 CH2 और Cn, और B की जगह बताओ क्या लिख दोगे, CH3 CH2 CH2 NH2। बस इसी तरह से अब ये क्लियरली देखो, एक तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर बहुत सावधानी से केयरफुली लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखा होना चाहिए, आंसर में कौन सा पार्ट का आंसर लिख रहे हो, ए का या बी का। अब ए का जो पार्ट है, अब सीबीएसई की ऑफिशियल जो हमारी मार्किंग स्कीम उसमें ढंग से देखना, इस क्वेश्चन को उसने 4 स्टेप्स में बोला है। देखो कैसे, एक तो ए पूछा, एक बी पूछा, एक ए पूछा, एक बी पूछा, मतलब ए के 2 स्टेप हो गए, ए और बी। अगर किसी बच्चे ने ए सही लिखा तो उसका आधा नंबर मिलेगा, 1/2 × 4, मतलब 4 स्टेप, हर स्टेप आधे नंबर का है। तो हमें भी जब उस कॉपी में जाएंगे तो हमें भी 4 स्टेप मिलने वाले हैं। अगर ये वाला ठीक लिखा है तो आधा नंबर, दोनों ठीक लिखे हैं तो 1 नंबर। अब वो ऐसे लिखे या रिएक्शन की फॉर्मेट में लिखे। इसी तरह नीचे भी बेटा, ये कौन है हमारे पास, एनिलीन है, तो यहां पर कौन बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, और यहां पर हमारे पास कौन है, यहां पर यस एनिलीन फिर से है, तो हमें पता है क्या हो जाएगा, एजो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एजो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर माइल्ड एसिडिक कंडीशन ली जाएंगी या स्ट्रॉन्ग एसिडिक, ऑब्वियसली बात है माइल्ड एसिडिक कंडीशन ली जाएंगी। यस, तो यहां पर देखो ए बन गया हमारा कौन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यहां पर कपलिंग रिएक्शन हो गई, एजो कपलिंग रिएक्शन हो गई। यस, हाँ या ना, ठीक है, तो N डबल बॉन्ड N और यहां पर एनिलीन वाला पार्ट जुड़ गया। ये रिएक्शन तुम्हें पता है, मुझे रिएक्शन नहीं सिखानी अब तुम्हें, मुझे सिर्फ यूं बताना है कि पेपर कैसे लिखना है, रिएक्शन तुम्हें आती है ये। यस,
डन। नहीं आती तो अभी भी टाइम है 2 दिन का, आप सीख सकते हैं। जिन जिन बच्चों ये कपलिंग वाली रिएक्शन, डाइजोनियम सोल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइजोनियम सोल्ट से क्वेश्चन आना ही आना, 3 नंबर के जरूर क्वेश्चन आएगा डाइजोनियम सोल्ट से, याद रखना मेरी बात। यस, ठीक है। तो चलो अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला था, हाँ मैं तुम्हें बताने वाला था कि उस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 17 कैसे लिखा है वो देखते हैं। उस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 17 कैसे लिखा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे हम जाएंगे तो देखो यहाँ पर 17A है, 17B है, 17C है, 17D है, मतलब 17th क्वेश्चन 4 स्टेप का क्वेश्चन है। हर का 0.5 मार्क है। देखो 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। अगर A सही लिखा तो 0.5, दोनों सही लिखे तो फिर 1 मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर सही बनाया और कपलिंग रिएक्शन वाला प्रोडक्ट है वो सही बनाया तो फिर पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो 17th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 17th वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसने कैसे लिखा है। आई होप इसने सेक्शन बी सबसे पहले शुरू किया था, तो सेक्शन बी में 17 यस ए लिखा है उसने, ठीक है। तो 17 वाले क्वेश्चन में उसने ए लिखा। ए क्या लिखा, CH3 CH2 CN। ओ माय गॉड, ये इतना पार्ट तो इसने बिल्कुल ठीक लिखा है, इतना पार्ट इसने बिल्कुल ठीक लिखा है, ए वाला, ठीक है। हमें तो इससे मतलब था, इसने ये वाला बिल्कुल ठीक लिखा है तो इसको आधा नंबर मिल जाएगा। 17B वाले में CH2NH2 लिखना था इसको, ठीक है, रिडक्शन प्रोडक्ट बनाना था लेकिन गलत लिखा है तो 0 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें 17 में सी में, तो यहाँ पर उसको क्या लिखना था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन उसने गलत लिख रखा है। गलत लिख रखा है तो हम 0 कर देंगे, और आगे भी उसने गलत लिख रखा है तो 0 कर देंगे। यस, तो 17 का क्वेश्चन हमारा चेक हो चुका है। इसी तरह से अब हम 18th वाले क्वेश्चन पर जाते हैं। 18th वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। 18th वाले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं 18 वाला क्वेश्चन क्या है। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें KMnO4 और K2Cr2O7 का प्रिपरेशन आना चाहिए। यस, तो देखो K2Cr2O7 के प्रिपरेशन की बात कर रहा है ये, ठीक है, क्रोमाइट और की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसने बोला है Na2CO3 के साथ एयर की प्रेजेंस में और फ्यूज किया गया है तो येलो कलर का कंपाउंड मिलता है ए, येलो कलर का कंपाउंड ए मिलता है, ठीक है। कंपाउंड ए को एसिडिफिकेशन किया है तो कंपाउंड बी मिला है, और कंपाउंड बी की रिएक्शन KCl से कर दी है तो एक ऑरेंज कलर कंपाउंड सी मिला है, ठीक है। और इस ऑरेंज कलर कंपाउंड सी की I- से रिएक्शन कराई है तो D मिला है। तो ABCD बताना है तुम्हें। या तो बेटा तुम पूरी रिएक्शन लिखोगे, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है, रिएक्शन लिखने जाओगे तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ NCERT की रिएक्शन क्रोमाइट और वाली, ठीक है, तो वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये वाली सारी रिएक्शन तुम्हें लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्रोमाइट और है, उसकी सोडियम कार्बोनेट से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो तुम्हारे पास कौन बन गया, क्रोमेट बन गया, सोडियम क्रोमेट बन गया बेटा। कौन बन गया, सोडियम क्रोमेट बन चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो ये येलो कलर का होता है, ये कौन होता है, येलो कलर का सोडियम क्रोमेट, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने क्या किया है, एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराई है तो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। क्या बन गया, डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट के ऊपर जब KCl डाला तो डिस्प्लेसमेंट से K2Cr2O7 बन गया, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बन चुका है। तो ये हमारा कौन है, A है, ये हमारा कौन है, B है, और ये हमारा कौन है, C है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो ये वाली लाइन से उसने क्वेश्चन उठाया NCERT की, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। या तो तुम ये वाली रिएक्शन लिख के उसको बताओ A है, ये वाली रिएक्शन करके फिर बताओ B है, ये वाली रिएक्शन करके उसको बताओ C है, और फिर तुम्हें ना रिएक्शन बैलेंस भी करनी पड़ेगी, और फिर ये वाली रिएक्शन में भी तुम्हें पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। I- के साथ K2Cr2O7 की रिएक्शन करा के और तुम्हें एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो क्रोमियम किधर जाएगा, +3 में जाएगा, और उसके बाद में I- को I2 में तुम भेज दोगे। ये पूरी रिएक्शन करके तुम बैलेंस करोगे, या फिर डायरेक्टली ABCD, तुम्हें आइडिया तो आ ही रहा है तो डायरेक्टली लिखो, रिएक्शन बैलेंस करोगे और फिर तुम्हें नंबर उतने ही मिलने हैं। तुम ये रिएक्शन लिख के फिर ये बताओ, उसने कहीं बोला ही नहीं है क्वेश्चन में कि रिएक्शन बतानी है। उसने, देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से ढंग से पढ़ो, क्या उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो इन्वॉल्व्ड इस क्वेश्चन में जो इन्वॉल्व्ड रिएक्शन वो लिखो, नहीं बोला। अगर उसने इन्वॉल्व्ड रिएक्शन लिखो नहीं बोला तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा लिखो, ए क्या होने वाला है, सोडियम क्रोमेट, यस। बी क्या होने वाला है, सोडियम डाइक्रोमेट।
सी क्या होने वाला है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तुम कलर भी लिख सकते हो, उसने कलर बोला है तो ब्रैकेट में कलर भी लिख सकते हो। सोडियम क्रोमेट इज फॉर्म्ड एंड सोडियम क्रोमेट है, उसका कलर उसने बोला है येलो सॉल्यूशन का कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो एसिडिफिकेशन पे बी मिलता है, और बी का जब KCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या है, ऑरेंज कलर का, और फिर I माइनस किस में चेंज हो जाएगा, I2 में चेंज हो जाएगा। जहां जहां कलर लिख सकते हो वहां कलर लिख सकते हो, उसने इन्फॉर्मेशन दी है उसी को यूज करना बस। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ABCD डायरेक्ट लिखोगे बेटा तो हर स्टेप के तुम्हें आधा नंबर है, मतलब इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, तो तुम्हें 4 स्टेप्स में 2 नंबर मिल जाएंगे पूरे, अगर तुमने ऐसे लिखा। या फिर तुम रिएक्शन करके बताओ, रिएक्शन करने में दिक्कत नहीं है, तुम्हें रिएक्शन आती है, आई नो तुम्हें रिएक्शन आती है, तुम बैलेंस भी कर सकते हो, आई नो। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा कि हमें टाइम बचाना है ताकि अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएं और लास्ट में आंसर लेके आ पाएं। नहीं तो अगर यहाँ टाइम ज़्यादा लगा दिया हमने, क्योंकि वो नंबर पूरा मिलना है, तुम पूरी रिएक्शन लिखोगे तब भी तुम्हें उतना ही नंबर मिलना है, और तुम डायरेक्टली लिखोगे तब भी तुम्हें उतने ही नंबर मिलने हैं इधर। यस, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अगर मान लो रिएक्शन लिखने, अगर मान लो टाइम बच जाए, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, 4-5 लाइन टाइम बच जाए तो रिएक्शन भी लिख सकते हो तुम बाद में। यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं तो 2-3 लाइनें लिख दो शुरू में। वी नो दैट इट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ K2Cr2O7। यस, इन फर्स्ट स्टेप वी आर फ्यूजिंग और किसको बताओ, सोडियम कार्बोनेट को विद क्रोमाइट और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज सोडियम क्रोमेट। बस खत्म, और सो ऑन, बस 2-3 लाइनें खत्म कर दो। ठीक है, और नीचे हाईलाइट कर दो इसको ABC क्या है। अगर मान लो तुम्हें ज़्यादा लग रहा है कि हमें थोड़ा सा बेटर लिखना चाहिए, तो वैसे बेटर है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में नंबर मिलते हैं, डायरेक्टली नंबर मिलते हैं। ठीक है, NCERT में ये वाले पेज जरूर पढ़ोगे आज तुम, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलना। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए तुम्हें NCERT में, पेज नंबर 105 से 108। यस, 5, 6, 7, 8 4 पेज हैं, 4 पेज से हो सकता है तुम्हें 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल जाए, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो, इफ़ यू आर लकी इनफ। डन। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर 4 स्टेप्स हैं, और अब देखते हैं उस बच्चे ने 18 को आंसर क्या लिखा है। यस, 18 के ऊपर चलते हैं। तो उसने पहला गलत लिखा है, दूसरा भी गलत लिखा है, तीसरा भी गलत लिखा है। यस, उसने थर्ड ऑप्शन ठीक लिखा है, C ऑप्शन शायद उसने ठीक लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको, वैसे उसको D में क्या आना चाहिए था बना, D में तो I2 आना चाहिए था। ठीक है, D में तो क्या आना चाहिए था, I2 आना चाहिए था, D में तो I2 आना चाहिए था, लेकिन उसने D में K2Cr2O7 लिखा है, जो कि उसको C में लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर उसको 14th का क्वेश्चन है, उसमें 18th का क्वेश्चन, उसमें 4 स्टेप हैं। तो पहले स्टेप में 0 है, तो पहले स्टेप में 0 है, दूसरे स्टेप में भी क्या है बेटा 0 है, दूसरे स्टेप में भी 0 है, तीसरे स्टेप में भी क्या है 0 है, 0 है, और फोर्थ स्टेप में भी क्या है 0 है, 0 है। यस, अब 19th का क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 19th का क्वेश्चन क्या है और हमें क्या आंसर लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। उसने बोला वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन प्रोपेनल। क्या बेंजल्डिहाइड प्रोपेनल से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो बेटा तुम्हें पता है बेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हो रहा है तो इस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है और इस बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो रही है। यस, ठीक है, और एक दूसरा हमारा कौन है प्रोपेनल, कौन है प्रोपेनल। ठीक है, तो यहां पर पोलैरिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये जल्दी रिएक्शन करेगा और ये कम मतलब रिएक्टिव होगा। तो इसलिए पहला पार्ट है उसका 1 नंबर है और जस्टिफाई करने का 1 नंबर है। तो तुम बता सकते हो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और इसलिए यहाँ पोलैरिटी कम हो रही है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ पोलैरिटी ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन ईजी है, रिएक्शन फास्ट है। यस, तो मोर रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव ये है। तो उसने बेंजल्डिहाइड पूछा है तो तुम्हें लिखना है लेस रिएक्टिव, तो 1 नंबर मिल जाएगा। बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ प्रोपेनल, 1 नंबर इस लाइन का मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें जस्टिफाई करना। जस्टिफाई देखो सीबीएसई ने सही लिख रखा है, इसका अच्छा आंसर लिख रखा है, तो तुम्हें भी लगभग कोशिश करनी यही लिखना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 1 नंबर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, तो बढ़िया है कि बेटा तुम लाइन लिख के और रेजोनेंस वाली और आगे बढ़ जाओ। रेजोनेंस वाली लाइन लिख के आगे बढ़ जाओगे तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, और तुम्हें लग रहा है कि ठीक ठाक टाइम हमारे पास, तो तुम बना भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम 1-2 स्ट्रक्चर बनेंगे, वो बना सकते हो। ठीक है, द कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक
देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल इन प्रोपेनल। या तो ये लिखो, या स्लैश करके उसने दूसरा ऑप्शन लिखा बच्चे ने, अगर ये लिख रखा है तो भी ठीक है। उसने बोला द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस। अगर ये वाली बात या ये वाली बात दोनों में से कोई एक बात लिख रखी है तो 1 नंबर पूरा मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो इस बच्चे ने 18th का आंसर क्या लिख रखा है वो देखते हैं। इस बच्चे ने 19th का क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। तो उसने स्ट्रक्चर बना दिया, प्रोपेनल का स्ट्रक्चर बना दिया इन टर्म्स ऑफ, ये पता नहीं क्या लिखा है, रिएक्टिविटी, यस रिएक्टिविटी। इन SN1 बेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, SN2 प्रोपेनल, ये तो SN1 SN2 कुछ उसने लिख दिया है। तो 18 का जो क्वेश्चन है, 19 का जो क्वेश्चन है उसमें 2 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप मोर रिएक्टिव इसने लिख दिया और SN1 वगैरह तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 0 नंबर मिल गया है उसको, यस, ठीक है। उसके बाद में उसने बी वाला पार्ट है, उसमें भी उसने सही आंसर नहीं लिखा, मतलब दूसरे स्टेप में भी उसको कितना नंबर मिलने वाला है, 0 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। मतलब बी वाला पार्ट नहीं, वो एक ही क्वेश्चन था, उसके 2 हिस्से थे। एक तो हमें लिखना था क्या, एक तो हमें लिखना था लेस रिएक्टिव, देखो मैं बता देता हूँ, एक तो हमें लेस रिएक्टिव लिखना था और एक हमें बताना था कि बेंजल्डिहाइड का कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रही होगी बात, ये दोनों बातें लिखनी थी, ठीक है। तो इसका 0 मिल गया। अब टोटल हो जाएगा, इधर टोटल कर देंगे, इस क्वेश्चन में टोटल कितने नंबर मिले हैं, तो वो 0 नंबर मिले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 वाला ऑप्शन में है, ढंग से देखना बेटा, 20A लिखा है, 20B लिखा है, इधर 20 का A लिखा है और 20 का B लिखा है। तो क्वेश्चन पेपर में भी 20A और 20B ही लिखा मिलेगा तुम्हें, देखो क्वेश्चन पेपर में भी तुम्हें 20A और 20B ही लिखा मिलेगा। 20 का A क्वेश्चन है और फिर 20 का B क्वेश्चन है, और में है, किसमें बेटा, और में। तो या तो तुम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हो और या तो तुम पूरा ये वाला क्वेश्चन करने वाले हो, है ना, या तो तुम ऊपर वाला क्वेश्चन करने वाले हो या तो फिर नीचे वाला। तो अगर तुम ऊपर वाला क्वेश्चन करने वाले हो, तुम आंसर में कैसे लिखोगे, बताओ मुझे, आंसर में कैसे लिखोगे। यस, अगर मान लो तुमने 20A वाला क्वेश्चन करना है तो तुम 20A वाला क्वेश्चन करोगे बेटा, तो तुम यहां लिखोगे क्वेश्चन नंबर 20 और फिर सामने लिखना A और फिर आंसर, फिर यहां से शुरू करना, ठीक है। अगर तुम 20B वाला क्वेश्चन शुरू करने वाले हो तो यहां पर B लिखना, यस 20B और फिर आंसर शुरू करना। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूरी बातें हैं, ध्यान से सुननी है और फॉलो करनी है। यस, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ये तुम्हें बात समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। 20A वाला लिखोगे, A में फिर से A और B सब हेडिंग है। तो अगर मान लो तुमने 20A किया तो 20A में और मान लो तुम A का आंसर लिखने वाले हो तो यहां पर लिखो A और फिर उसका आंसर लिख दो। फिर जब वो खत्म हो जाए तो 1 या 2 लाइन छोड़ दो, या 1 लाइन ही छोड़ दो, 1 लाइन छोड़ के और फिर B का आंसर लिख दो बेटा। यस, किसका आंसर लिख दो, B का आंसर लिख दो। फिर मान लो यहां पर हमारा आंसर खत्म हो गया तो फिर यहां पर B और फिर B का आंसर लिख दो, 1 लाइन छोड़ के। यस, ठीक ठाक स्पेस दिखना चाहिए, प्रॉपर आंसर लिखना है, क्रिस्प आंसर लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, नंबर नहीं कट पाएगा। यस, और अगर मान लो तुम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ना हमें टाइम मैनेज जरूर करना है। टाइम ऐसा ना हो कि टाइम मैनेज ही ना हो पाए लिखते टाइम। यस, इसलिए ये वीडियो है ज़्यादातर, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 जो जिन बच्चों के आने वाले हैं, अगर उनको प्रॉपर टाइम मिलेगा तो हो सकता है कि उनको 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिले, तो कोई सिली मिस्टेक अगर हुई हो कहीं पर तो वो रिकवर हो जाए, तो 100 आउट ऑफ 100 के चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा। यस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से ये तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। 20A में उसने बोला कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर इन ओपन पैन। तो तुम्हें पता है प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो हीटिंग ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा जो भी हमारा फूड है, और इससे कुकिंग फास्ट हो जाएगी। फिर उसने बोला मिक्सिंग एक्स एंड वाई वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो बेटा हमें पता है नेगेटिव डेविएशन है। तो व्हाट टाइप ऑफ द डेविएशन रिजल्टिंग, तो नेगेटिव डेविएशन। व्हाट चेंज इन द टेम्परेचर, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चे ना उल्टा कर देते हैं कई बार इसको। ये बेटा ये ढंग से देखना, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे गलत सोच के और अलग आंसर, डिक्रीज आंसर कर देते हैं वो ज़्यादातर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसके आंसर दिखा देता हूं मैं तुम्हें, CBSE के आंसर ऑफिशियल, ठीक है। तो पहले वाले में अगर तुमने लिखा है
20A वाले में ड्यू टू हाई बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू हाई प्रेशर इनसाइड द प्रेशर कुकर, बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया एंड फास्टर इज द कुकिंग। अगर ये लिख रखा है तो 1 नंबर पूरा मिलेगा तुम्हें। अगर ये वाली बात लिख रखी है तो पूरा 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव डेविएशन लिख रखा है तो आधा नंबर मिलेगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज लिख रखा है तो आधा नंबर मिलेगा। यस, सेंटेंस के अंदर ये वर्ड लिखने हैं और इनको अंडरलाइन करना है। पूरा सेंटेंस बना के और ये वर्ड लिखना है और नीचे अंडरलाइन करना है। यस, ये वर्ड दिखते ही तुम्हें नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेंगे। पूरा सेंटेंस बनाना कि हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दैट इज वाई इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, और नेगेटिव डेविएशन नीचे अंडरलाइन कर दो। यस, तो ये की पॉइंट है, इन की पॉइंट को पूरा करते हुए तुम्हें सेंटेंस लिखना है। आई होप अब तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। इस बच्चे ने 20 के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखा है देखते हैं। 20 के आंसर में इसने लिखा एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप वाला लिखा है, तो हम एजियोट्रोप वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, एजियोट्रोप वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो उसने क्या क्या बोला है एजियोट्रोप वाले क्वेश्चन में, तो उसने बोला डिफाइन एजियोट्रोप, पहले एजियोट्रोप को डिफाइन करो। ठीक है, फिर उसने बोला है What type of एजियोट्रोप is formed by negative deviation from Raoult's law? नेगेटिव डेविएशन से कौन से एजियोट्रोप मिलते हैं तुम्हें पता है। गिव एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देना है। सीबीएसई का ऑफिशियल आंसर मैं तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, एजियोट्रोप तुम्हें पता है। सबसे पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन 1 नंबर की बेटा, डेफिनेशन 1 नंबर की तुम बिल्कुल इजीली लिख सकते हो, जिनमें वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम कंपोजिशन हो जाए और जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करें लाइक प्योर लिक्विड। तो सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड दे बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक प्योर लिक्विड, दे आर नोन एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये हमारा 1 नंबर फिक्स हो गया। फिर उसने बोला था कि हमारा जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो कौन से बन रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन रहा है। यस, उसने बोला फॉर्म बाय नेगेटिव डेविएशन से, तो नेगेटिव डेविएशन मतलब टोटल प्रेशर कम हुआ और प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, तो इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना है, तुमने सेंटेंस में ये वर्ड लिखा है, अंडरलाइन कर दिया हो तो और भी अच्छी बात है, तो तुम्हें आधा नंबर पूरा मिल जाएगा। मतलब आधा नंबर मिल जाएगा, पूरा क्या होता है, आधा नंबर है तो आधा ही मिलेगा, पूरा क्या होगा इसमें। यस, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो उसने एग्जाम्पल पूछा था बेटा, तो तुम्हें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद है, 68% HNO3 प्लस में 32% वाटर, या फिर कोई और भी करेक्ट एग्जाम्पल लिखा हो सकता है। यस माय गॉड, सीबीएसई तो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि कोई और एग्जाम्पल हो तो भी आप नंबर दो उसको, आधा नंबर दो बच्चे को। और परसेंटेज भूल गया हो, मान लो बच्चा HNO3 और H2O, परसेंटेज कैन बी इग्नोर्ड, अगर परसेंटेज भूल गया तो भी आधा नंबर दो उसको। माय गॉड, कितना इजी है 100 में से 100 लाना, 100 में से 100 लाना कितना इजी है। खुद सोच के देखो, तुम खुद सोच के देखो कितना इजी है 100 में से 100 लाना। यस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं उस बच्चे ने क्या लिखा है, एजियोट्रोप की डेफिनेशन की बात करते हैं। एजियोट्रोप आर कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस, एक तो ये बात उसने थोड़ी गलत लिख दी, क्या, कंपाउंड वाली, ठीक है, तो मिक्सचर आना चाहिए, पर ठीक है, नेगेटिव डेविएशन उसने ठीक लिखा है, उससे क्या बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो पहले में उसको 0 नंबर मिलना चाहिए। 20 का बी अटेम्प्ट है तो बी वाले में जाएंगे। देखो बी वाला उसने अटेम्प्ट किया, 20 का बी, तो बी वाले में नंबर मिलेंगे। तो 20 का ए उसने अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर नॉट अटेम्प्टेड आ जाएगा इधर, कि भाई उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया है 20 का, ठीक है। तो अब 20 के बी पर हमें 3 ऑप्शन है 20 के बी में। तो पहला ऑप्शन तो 1 नंबर का था तो उसमें 0 नंबर मिल गया। दूसरे ऑप्शन में उसने एक तो पूछा था नाम क्या है और एक एग्जाम्पल पूछा था, तो नाम इसने बिल्कुल सही लिखा है, एग्जाम्पल इसने लिखा नहीं है, तो उसका 0 नंबर, सॉरी उसका 0 नंबर मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। यस, तीसरा ऑप्शन कहाँ गया, डिलीट करना पड़ेगा। यस, 20 के बी में एक बार फिर से शुरू करते हैं। पहले स्टेप के उसको कितने नंबर मिले हैं, 0, डेफिनेशन सही नहीं लिखी है। दूसरे स्टेप में उसने मैक्सिमम बॉइलिंग बोला है, आधा नंबर मिल गया है। यस, ये दोबारा आ गया है, इसको डिलीट कर देता हूँ। दूसरे स्टेप में उसको आधा नंबर मिल चुका है, हाफ। तीसरे स्टेप का उसने एग्जाम्पल नहीं लिखा, 0 नंबर मिल गया। अब टोटल आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन में उसको आधा ही नंबर मिला है, ओनली हाफ, 2 में से सिर्फ आधा नंबर मिला है। यस, तो आप सही लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, सही नहीं लिखोगे तो बेटा एग्जामिनर क्या घर से नंबर दे देगा, नहीं दे पाएगा नंबर। सही तो लिखना ही पड़ेगा तुम्हें, सही तो लिखना ही पड़ेगा।
यस 20 तक आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, 20 तक आ चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। 2x पे देखो, आप 2x पे देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 वाला जो है, क्वेश्चन नंबर 21 वाला जो है, क्वेश्चन नंबर 21 वाला, ठीक है, अब ये कर लोगे, मेरे को लग रहा है। तुम एक बार पढ़ लेना आराम से, समझ में आ जाएंगी बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 वाले में उसने बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, अल्फा अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो ज्यूटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और ज्यूटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो तुम्हें पता है क्या, बताओ, डाइपोलर हो जाएगा। तो हमें पता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड बन चुका है, और आयनिक कंपाउंड बन चुका है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, और इस वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। यस, तो देखते हैं सीबीएसई ने क्या लिखा। प्रेजेंस ऑफ डाइपोलर या ज्यूटर आयन, जो भी लिखा बच्चे ने, डाइपोलर लिखा हो या ज्यूटर आयन लिखा हो, दोनों में बिल्कुल सही है। कौन सा फोर्स? क्रिएट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसने, या फिर बच्चे ने, देखो ये स्लैश का मतलब है या तो ये वाली बात लिख रखी हो, या ये वाली बात लिख रखी हो, या ये वाली बात लिख रखी हो, ठीक है। तो हमें बच्चे को 1 नंबर देना है, बच्चे को 1 नंबर देना है, ठीक है। तो तुम पता है बेटा, तुम स्ट्रक्चर बना दोगे तो क्या दिक्कत है इसमें, स्ट्रक्चर बना दो ज्यूटर आयन का, क्या दिक्कत है ज्यूटर आयन में, स्ट्रक्चर बनाने में कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बता दो, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यस, डन, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें। उसने बोला अल्फा अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, फिर से वही बात, क्यों होते हैं, ज्यूटर आयन बनाते हैं। यस, अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक बिहेवियर शो करता है, अमीनो ग्रुप है बेसिक बिहेवियर शो करता है, तो एम्फोटेरिक तो होना ही था। यस, एम्फोटेरिक तो होना ही था। यस, तो आंसर देखो, आंसर क्या लिखा है उसने, आंसर क्या लिखा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, या तो ये वाली बात लिख रखी हो बच्चे ने, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर विच कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। यस, जो एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्ट कर सकता है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें बात समझ में आ चुकी है। 21 में इस बच्चे ने क्या लिख रखा है, देखते हैं 21 में इस बच्चे ने क्या लिख रखा है। 21 में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट में ज्यूटर आयन, तो पहले वाले में क्या था, पहले वाले में शायद वो था कि वो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमें पता है, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो एम्फोटेरिक क्यों होते हैं, है ना, यही थे 2 क्वेश्चन। तो एक बार देखते हैं पहले में क्या लिखा। उसने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज हायर देन कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू डिफरेंस इन ब्रांचिंग। ना, नहीं बेटे, नहीं बेटे, सही जवाब नहीं है ये, तो आपको 0 नंबर अवॉर्ड किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में, ठीक है, बी पार्ट में उसने क्या लिखा है, बी पार्ट में, अच्छा यहाँ पर 2 पार्ट थे, ठीक है, तो पहला पार्ट इसका गलत हो चुका है, ठीक है, ब्रांचिंग की तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में एम्फोटेरिक नेचर क्यों शो करता है, तो बी पार्ट ये लिखने का, देखो क्वेश्चन नंबर इसने ठीक डाले हैं, स्पेस भी ठीक है बीच में, पर इसने आंसर सही नहीं लिखे बेटा, आंसर सही नहीं लिखे, ठीक है। अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, नहीं, ज्यूटर आयन लिखना था बेटा, या फिर आपको लिखना था क्या कि इसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अमीनो ग्रुप भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी, तो इसलिए एसिड से और बेस से रिएक्ट कर जाते हैं। यस, यस, 22 पर चलते हैं बेटा। 22 का क्या क्वेश्चन है, इस बच्चे ने 22 अटेम्प्ट कर रखा है, यहाँ पर तो उसने काट दिया है, तो यहाँ पर काट दिया है, तो काट दिया हमने भी, ठीक है। यहाँ पर भी उसने कट मार रखा है, तो कट मार रखा है, तो हमने भी कट कर दिया है। यस, वो 24 पर आ गया, सीधा सीधा 24 पर आ गया है, तो हम 24 पर ही चलेंगे, सीधे सीधे हम 24 पर ही चलेंगे, 24 पर ही चलेंगे हम, सीधे 24 पर चलते हैं। यस, यस, सेक्शन सी शुरू हो गया, 3 मार्क वाला 24 का क्वेश्चन। तो बेटा देखना, ढंग से देखना, आप क्वेश्चन को ढंग से देखना, यस, ढंग से देखना क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। तो उसने बोला एक सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया है, ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है इन वाटर है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब आइसोटोनिक है, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, उसका मोलर मास दे दिया वाटर के अंदर, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर भी उसने 1 लीटर ही बोला है। यस, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पर लीटर, देखो यहाँ पर उसने बोला पर लीटर, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया, और यहाँ पर उसने यूरिया बोला है, यहाँ ग्लूकोज बोला है, दोनों का ही वॉन्ट हो फैक्टर 1 है,
तो सबसे पहले तो लिखो वी नो दैट यूरिया एंड ग्लूकोज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, दैट इज वाई इन बोथ केसेस I इज इक्वल टू 1, ये वाली बात लिखी। फिर लिखो वी नो दैट बोथ सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक, दैट इज वाई पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, पाई 1 मतलब पाई ग्लूकोज इज इक्वल टू क्या बेटा, पाई ऑफ यूरिया, और पाई का फॉर्मूला तुम्हें पता है CRT, क्या CRT, तो C ऑफ ग्लूकोज इंटू RT, सेम टेम्परेचर है, यस, प्लस में इज इक्वल टू सॉरी C ऑफ यूरिया इंटू RT, RT से बताओ RT क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर आ गई, और कॉन्सेंट्रेशन बराबर आ गई तो तुम्हें पता है कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया, वॉल्यूम दोनों में 1 लीटर है बेटा, दोनों में 1 लीटर है तो 1 लीटर से 1 लीटर क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए तो गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ यूरिया, सारी वैल्यू रख दीजिए आप, सारी वैल्यू रख दीजिए आप, यस। वांट ऑफ फैक्टर होता तो हम आई ले लेते यहां पर, ICRT 1 ना होता तो वांट ऑफ फैक्टर 1 है तो मैंने 1 रख दिया, सीधा ही 1 रख दिया, तो पाई इज इक्वल टू CRT वाला फॉर्मूला लगा दिया है, यस। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब उसकी मार्किंग स्कीम को ढंग से देखना बेटा, मार्किंग स्कीम को उसको ढंग से देखना। उसने कहा है बच्चे को 1 नंबर मिलना चाहिए अगर उसने फॉर्मूला सही लिखा है पाई इज इक्वल टू CRT, और उसने ये बात बोली है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो उसने बोला है यहां तक बच्चे को 1 नंबर पूरा मिलना चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसने फॉर्मूले में ही 1 नंबर दे दिया है, फॉर्मूले में 1 नंबर दे दिया है बेटा। फिर उसने कहा दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर वो सेम कर देता है और वैल्यू सही रख देता है तो आधा नंबर कॉन्सेंट्रेशन बराबर करने का, और फिर उसके बाद में आधा नंबर वैल्यू सही रखने का, और जब पूरी तरह से कैलकुलेट कर देगा तो 1 नंबर और दे दो विद यूनिट, यूनिट के ऊपर भी ध्यान रखना, वेट निकालना है तो ग्राम में, मोलर मास अगर निकलवा रहा है तो ग्राम पर मोल में, यस, ठीक है, तो यूनिट का भी तुम्हें ध्यान रखना है, यूनिट का भी ध्यान रखना है। चलो उस बच्चे ने क्या किया है देख लेते हैं। 22 में उस बच्चे ने क्या, सॉरी 24 है ये तो बेटा, 24 है, हमने 23 कर दिया, तो एक बार देख लेते हैं 23 क्या है, क्या कहीं उसने 23 क्या है, क्या कहीं उसने 23 उसने कहीं किया है क्या, 23 कहीं उसने किया है क्या, ये 30 कर रखा है उसने, 31 32 33 कर रखा है बेटा यहाँ पर, है ना, और यस 22 ये कर रखा है उसने, यस। देखो उसने पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 कर रखा है, फॉर्मूला भी सही लगा रखा है, वैल्यू भी सही रख रखी है, मास भी, और 4, ओ माय गॉड बिल्कुल सही है बेटा पूरा का पूरा अपनी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पर। और 23 का क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं तुम्हें, 23 का क्वेश्चन दिखाता हूँ और क्या आंसर थे और क्या क्या स्टेप में नंबर में मिलते हैं, यस। तो देखो सबसे पहले 23 का जो क्वेश्चन है उसने बोला है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लॉग के सी, लॉग के सी निकालना है और डेल्टा जी नॉट निकालना है और द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। और उसने ई नॉट का डाटा भी दे रखा है बेटा, ई नॉट का डाटा दे रखा है, ये रिडक्शन का डाटा है और ये भी रिडक्शन का डाटा है, यस। तो तुम्हें पता है डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, यस, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल निकालो बेटा पहले इन डाटा से, और ये डाटा क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यस, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब तुम यहां इस रिएक्शन से देखो एनोड कौन है और कैथोड कौन है, ठीक है। किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पर, एनोड पर क्या होता है बेटे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो Fe का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और Ag का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला देखो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड,
यस, ई नोट कैथोड, ये नीचे लिख दिया इसने, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और ई नोट कैथोड कौन है, रिडक्शन वाला, तो ई नोट Ag प्लस से Ag माइनस ई नोट Fe+3 से Fe+2, ये वाली वैल्यू रख दी है और ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर बच्चे ने इतना कर दिया तो आधा नंबर उसको मिल चुका है, आधा नंबर फॉर्मूला लिखने का और उसमें वैल्यू रखने का मिल चुका है। और सही आंसर अब बच्चे ने जूल पर मोल में, किलो जूल में निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जूल पर मोल में अगर उसने आंसर निकाल दिया है तो 1 मार्क उसको मिल चुका है। यस, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसने क्या कहा है, log Kc निकालो, क्या निकालो, log Kc। यस, तो हमें पता है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम, या फिर डेल्टा जी नोट का एक और फॉर्मूला होता है, क्या बताओ, माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम, K इक्विलिब्रियम यहाँ उसने Kc बोला है तो log Kc। तो ये वाली वैल्यू निकलवा रहा है बेटा। T की वैल्यू उसने दी है, टेम्परेचर कितना बोला है उसने, नहीं बोला उसने टेम्परेचर, तो तुम 298 केल्विन ले लोगे, कितना ले लोगे, 298 केल्विन ले लोगे। यस, तो टेम्परेचर 298 केल्विन ले लिया। आर की वैल्यू सबको पता है 8.314, 2.303, ये वाली वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर log जी नोट की वैल्यू अब तुम जूल में रखोगे, देखो एसआई यूनिट में रखना है, इधर जूल में, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो इधर भी जूल में रखनी है। इसीलिए मैंने बोला कि यहां पर किलो मत निकालो अभी, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि तुमने मान लो किलो निकाल दिया और यहां पर जूल, किलो जूल पर मोल ने रख दी और आर की वैल्यू तुमने रख दी किसमें, जूल पर मोल में, तो बेटा आंसर गलत आ जाएगा। जबकि आंसर सही आने के लिए हमें यूनिट्स सही चाहिए, और यूनिट को जब तुम सोल्व करोगे, अब सोल्व करना रहेगा, सोल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। log Kc की वैल्यू, Kc की वैल्यू नहीं पूछी उसने, log Kc की वैल्यू पूछी, क्योंकि एंटी लॉग निकालना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। यस, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका एक आधा नंबर मिला है उसको, इस फॉर्मूले को लगा के और इसकी वैल्यू रखने के लिए भी आधा नंबर मिला है, ठीक है। और फिर पूरा अगर मान लो तुमने आंसर सही निकाल दिया तो 1 नंबर मिल गया इस आंसर का। फिर ये वाला फॉर्मूला तो अगर तुमने लगा दिया तो आधा नंबर मिल गया, और अगर मान लो तुमने ये वाली वैल्यू लगा दी तो आधा नंबर, इसका मतलब पूरे नंबर ऐसे मिलेंगे स्टेप में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 स्टेप का क्वेश्चन है ये। आधा नंबर 0.03 तक का, फिर आधा नंबर फॉर्मूले में वैल्यू रखने का, और फिर 1 नंबर ये वैल्यू सही आने का, और फिर उसके बाद में आधा नंबर ये फॉर्मूला रखने का, और फिर आधा नंबर आंसर का। अब वहाँ पर भी 23 के ना 5 स्टेप मिलेंगे तुम्हें, 23 के 5 स्टेप मिलेंगे तुम्हें। कहाँ पर, उस बच्चे की कॉपी में 23 के 5 स्टेप थे, इसके पाँचों के पाँचों में 0 मिला है क्योंकि इसने कुछ लिखा नहीं है। यस, अब मेरे ख्याल से आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया, आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इस बच्चे की कॉपी ना दिखा के और तुम्हें डायरेक्टली ले जाता हूँ। बार बार अगर दिखाऊंगा मैं कॉपी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी बेटा, ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यूँ कहता हूँ कि अब डायरेक्टली मैं तुम्हें आंसर्स बता देता हूँ कि कैसे लिखना है, क्या स्टेप में लिखना है, या फिर मैं PDF अटैच कर रहा हूँ, उस PDF में भी तुम देख सकते हो, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन तुम्हें और बता देता हूँ बेटा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। जैसे उसने बोला अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB, ठीक है। तो PKB तुम्हें पता है बेटा, अगर बेसिसिटी ज़्यादा होती है तो KB ज़्यादा होता है, KB ज़्यादा होता है तो बेटा बेसिसिटी या बेसिक नेचर है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, PKB कम होगा, PKB क्या होगा, कम होगा। डिक्रीजिंग बोला तो डिक्रीजिंग में ही लिखना है, मतलब सबसे ज़्यादा PKB पहले किसका है, तो सबसे ज़्यादा PKB किसका होगा, जो सबसे कम बेसिक होगा। यस, तो हमारे पास एक तो एनिलीन है, एक नाइट्रो एनिलीन है और एक मिथाइल एनिलीन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका बेसिक नेचर सबसे कम होगा, फिर किसका, फिर हमारे पास एनिलीन का, और सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर होने वाला पैरा मिथाइल एनिलीन का। यस, तो इसका इसकी बेसिसिटी सबसे कम तो इसकी PKB सबसे ज़्यादा, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन का PKB सबसे ज़्यादा, डिक्रीजिंग में लिखना है सबसे ज़्यादा वाला, फिर कम, फिर कौन आएगा, एनिलीन आएगा, और फिर कौन आएगा, ये वाला। तो 1 नंबर मिल जाएगा अगर तुमने सही आंसर लिखा है तो। यस, तुम ये बात लिख सकते हो, वी नो दैट ऑन इंक्रीजिंग बेसिक नेचर PKB डिक्रीजेस, और फिर ये ऑर्डर लिख दो सीधा, 1 नंबर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अकाउंट द फॉलोइंग, डाइजोनियम सोल्ट फॉर एरोमेटिक अमाइन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमने लिख रखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, बहुत अच्छी बात है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, पांचों के पांचों बना दो, 2 नंबर का आता है तो बहुत अच्छा होता है। 1 नंबर में गलत डाल दिया, विद एक्सप्लेन विद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूँ लिख देता तो हमें सीधा, अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी है तो तुम इतना भी लिख सकते हो तो भी नंबर मिलता है। यस, 1 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो।
ये वर्कशीट का क्वेश्चन है, अगर तुमने देखा हो तो। मिथाइल अमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विद FeCl3 टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यस, तो देखो अब सीबीएसई ने क्या लिखा है, डायरेक्ट अगर बच्चा लिख देता है, तुम्हें पता है मिथाइल अमाइन क्या है बेटा, बेसिक है। बेसिक है तो बताओ पानी के अंदर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH- और OH- प्रोड्यूस करेगा तो FeCl3 से रिएक्ट करके वो क्या बना लेगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो सीबीएसई ने देखो क्या लिखा है, और फिर मैं क्या कहता हूं तुम्हें क्या लिखना चाहिए, क्या हो गया बेटा इसको। यस, देखो सीबीएसई ने इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये हैंग हो गया शायद। यस, एक सेकेंड बेटा। यस, चल तो रहा है कुछ। देखो सीबीएसई ने क्या बोला, मिथाइल अमाइन इन वाटर एक्ट एज बेस एंड रिलीज OH-। मिथाइल अमाइन है वो वाटर के अंदर बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस की तरह बिहेव करेगा तो अमाइंस बेसिक होते हैं बेटा, OH- रिलीज करेगा। विच रिएक्ट विद FeCl3, जो कि FeCl3 से रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना लेगा, और बना लेगा क्या, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बना लेगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। या फिर बच्चे ने केमिकल रिएक्शन लिख रखी हो या इतनी बात लिख रखी हो, दोनों में से कोई एक बात, एक नंबर मिल जाएगा। यस, तो मैंने तुम्हें इसका आंसर दिखा दिया। केमिकल रिएक्शन में क्या लिखोगे तुम्हें पता है, बेसिक है तो वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सोल्ट बना लेगा और साथ में OH-। फिर FeCl3 की OH- से रिएक्शन दिखा दो, Fe2O3.3H2O, और यहां से Cl- निकल जाएगा। ये Cl- निकलेगा तभी तो OH- आएगा और रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा। यस, डन। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं बेटे, बताओ बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 25 सीधी सीधी रिएक्शन है। उसने बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर बोला, देखो मेजर वाले का ही ड्रॉ करना है। ठीक है, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, तुम्हें पता है बेटा Br2 के साथ H या हीट दिख जाए तो तुम्हें एलाइल या बेंजाइलिक पोजीशन पे Br लगाना होता है। तो एलाइल या बेंजाइलिक पोजीशन यहाँ पर H हटा के सीधा Br लगाना, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, HBr के साथ रिएक्शन कराइए बेटा, HBr के साथ रिएक्शन कराइए, मार्कोनिकोव रूल लगने वाला है, रीअरेंजमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। डबल बॉन्ड H+ पर अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, इधर H जुड़ जाएगा, तो H हम दिखाते नहीं हैं, और हम क्या दिखाएंगे फिर, हम दिखाएंगे सीधा Br। ओहो, हम दिखाएंगे सीधा Br। मैं इसमें खोल लेता हूँ ताकि अब ये ग्लिच ना हो, ताकि क्योंकि अब हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। यस, तो ऑफिशियल पेपर विद आंसर। यस, इसमें दिक्कत नहीं आएगी बेटा, एक सेकंड बस, ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ पर आ गए थे मेरे को, क्वेश्चन नंबर नहीं, यहाँ तक तो नहीं आए थे हम। यस, इस क्वेश्चन पे थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा Br, इधर जुड़ जाएगा। अब बना सकते हो, मतलब कि मुझे सिखानी नहीं है रिएक्शन, अब तुम्हें ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तुम्हें आंसर कैसे लिखना वो वाली बात कर रहे हैं। HCl के साथ हीट किया है, HCl के साथ बताओ हीट किया है, तो क्या फिनोलिक OH रिएक्ट करेगा, एल्कोहलिक, ऑब्वियस सी बात है एल्कोहलिक वाला पार्ट रिएक्ट करने वाला है, वो बेटर लिविंग ग्रुप बन पाएगा, और यहाँ पर हमारा Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर देख लो, तुम आंसर देख लो। ठीक है, ये एल्कोहलिक पार्ट पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर Br जुड़ा है। फिनोल वाला नहीं है बेटा, फिनोल वाला तो एज इट इज है, कभी तुम ये सोचो उस तरफ Cl उधर OH था, वैसा घुमा के लिखा उसने आंसर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बेंजाइलिक पोजीशन पे Br जुड़ा है। डन। इसी तरह और वाला क्वेश्चन है, या तो तुम और वाला, अच्छा हाँ, अटेम्प्ट कैसे करोगे बेटा, अगर 25 में A दिया है और इधर देखो B लिखा है, तो अगर तुम ये अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम क्या लिखोगे, तुम क्या लिखने वाले हो, क्वेश्चन नंबर 25, और अगर A अटेम्प्ट कर रहे हो तो A, और उसमें A का आंसर, फिर A का आंसर कंप्लीट होने के बाद फिर B का आंसर। ठीक है, अगर तुम B अटेम्प्ट करने वाले हो तो 25 का B लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 25 लिखोगे। यस, क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पर क्या लिखोगे, B, और फिर यहाँ से आंसर लिखना शुरू करोगे। यस, बात समझ में आई तुम्हें। डन। तो बी वाले पार्ट में उसने कन्वर्जन पूछा, क्लोरोबेंजीन को बाइफिनाइल में चेंज करना है, फिटिक रिएक्शन होती है, सबको पता है। प्रोपीन से 1 आयोडो प्रोपेन, 1 पर आयोडो लगाना है, तो पहले पर ऑक्साइड इफेक्ट लगाओ HBr के साथ, और फिर उस पर फिंकलस्टाइन रिएक्शन करा दो। ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटोइन, 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटोइन, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन।
ठीक है, तो ये सारे काम तुम कर सकते हो इजीली। यहाँ आंसर लिख रखा है ए पार्ट का या फिर बी वाले पार्ट में ए का, बी का और सी का। यस, तुम देख सकते हो। ठीक है, सीबीएसई न्यू भी लिखा है। अगर बच्चे ने कोई और सुटेबल कन्वर्जन कर रखा है तो भी उसको नंबर मिलना चाहिए। यस, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में उसने बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस साल भी आने के इसके चांसेस बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं एग्जामिनर होता तो ये क्वेश्चन इस बार भी डाल देता। ठीक है, तो उसने बोला है कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू, वाई। तो सबको पता है, ये हमने हमारे नोट्स में लिख भी रखा है, ये हमारे नोट्स में लिख भी रखा है। थर्मोकेमिकल साइकिल है और फिर थर्मोकेमिकल साइकिल में लिख रखा है कॉपर हैज हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशन एंड लो वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। यस, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आंसर भी देखो, उसकी हाई वैल्यू है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की और लो वैल्यू है स्टैंडर्ड हाइड्रेशन एनर्जी की एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये वही बात है। फिर उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2, जो +3 में जाके स्टेबल होना चाहिए। यस, +3 में कौन होता है बेटा, क्रोमियम होता है। ठीक है, तो क्रोमियम आंसर आ जाएगा। एंड वाई, क्यों, क्योंकि क्रोमियम +3 में स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि D3 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा और D3 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा तो T2G हाफ फील्ड हो जाएगा, T2G3 कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। T2G, मैं इधर क्यों देख रहा हूँ, इधर लैपटॉप लगा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, इधर लैपटॉप लगा हुआ, उधर कैमरा लगा हुआ है, तो अब मैं बार बार इधर देखूँगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी मुझे कैमरे की तरफ देखने की। लेकिन ना अभी यहाँ पे कोई दूसरा मेंबर है नहीं जो कि मतलब कि संभाल ले रिकॉर्डिंग को, तो मेरे को ही देखना पड़ता है कहीं बीच में रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं होगी, क्योंकि 2-3 बार बंद हो चुकी है रिकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो यूँ मत सोचना उधर क्यों देख रहे हैं सर। डन, ठीक है। उसके बाद में जिंक +2 सोल्ट्स आर कलरलेस। जिंक +2 सोल्ट हैं वो कलरलेस होते हैं, सबको पता है। D10 कॉन्फ़िगरेशन, DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। फुली फिल्ड D ऑर्बिटल्स हैज नो DD ट्रांजिशन या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चा ऐसा भी लिख देता है तो भी उसको नंबर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए उसको, क्यों नहीं मिलना चाहिए। यस, हमने ये आंसर हमारे नोट से लिया है, ठीक है। यस, फिर उसके बाद में उसने बोला है एक सर्टेन रिएक्शन है जो 50, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं एग्जामिनर होता तो इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में डाल देता, बिल्कुल, ठीक है। 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है 20 मिनट्स में 300 केल्विन पर, और सेम 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है 5 मिनट में 350 केल्विन पर। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला यूज करके K1 और K2 निकाल लो। वी नो दैट फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ क्या होता है 0.693/K। यहाँ से K1 निकाल लो एक बार, ये पूरा डाटा यूज करके पहले वाला, ठीक है। तो हमें पता है K1 क्या हो जाएगा बेटा, उसने 50% बोला मतलब T हाफ दे दिया है, 50% बोला मतलब T हाफ दे दिया है, ठीक है। तो K1 क्या हो जाएगा हमारा 0.693/T हाफ, ठीक है। तो एक बार T हाफ हमारा क्या रख देंगे 20, एक बार 20 रख दिया और एक बार 5 रख दिया, तो हमारे K1 की और K2 की वैल्यू आ जाएगी। डन। अब हमें पता है, अगेन वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R T2 - T1/T1 T2। ये सारी वैल्यू रखनी है। K1 हमारा यहाँ से आया, K2 यहाँ से आया, तो K2 की वैल्यू रख दी, K1 की वैल्यू रख दी। 2.303, R की वैल्यू तुम्हें पता है 8.314, और टेम्परेचर केल्विन में रखना है, कई बार वो डिग्री सेल्सियस में दे देता है, तो डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना, किसमें रखोगे केल्विन में, केल्विन में रखना, इधर केल्विन में रख के और फिर सोल्व करना है। तो देखो एक बार स्टेप वाइज देखो मार्क कैसे दिए उसने। अगर मान लो बच्चे ने K1 सही निकाल दिया तो आधा नंबर दे दो, K2 भी सही निकाल दिया आधा नंबर दे दो, एक नंबर तो यहीं तक हो गया। फिर ये फॉर्मूला अगर उसने लगा दिया तो आधा नंबर दे दो, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी आधा नंबर दे दो, और अगर मान लो उसने सोल्व कर दिया विद यूनिट तो 1 नंबर दे दो, अगर यूनिट नहीं लगाई तो आधा नंबर काट देना, ये बोल रखा है। यस, सीबीएसई ने। यस, मेरे ख्याल से तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला राइट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज व्हेन NH2OH से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, और विटामिन सी क्यों बॉडी में स्टोर नहीं होता। सारे क्वेश्चन आते हैं तुम्हें, ठीक है। NH2OH से बताओ, तुम्हें पता हाइड्रोक्सिलामाइन से ऑक्जाइम बना लेगा, क्या बना लेगा बेटा ऑक्जाइम, H2O निकाल देना, डबल बॉन्ड दिखा देना, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड से OAC बनाता है, OH जहाँ भी है H की जगह कौन आ जाएगा AC, H की जगह कौन आ जाएगा AC, ठीक है। और क्योंकि वो बॉडी में स्टोर नहीं होता, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल है तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सेक्शन डी है वो हमारा केस बेस है, लेकिन तुम्हें पहले से ही आंसर आते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन CH2 में। यस, अगर फिनोल वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, आना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, डाइल्यूट HNO3 से फिनोल रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, नहीं पता तो अभी मेरा स्टेटस देखो, उसमें फिनोल की सारी रिएक्शन का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। यस,
वाई फिनोल डज नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन इजीली, फिनोल का प्रोटोनेशन इतना आसानी से क्यों नहीं होता? ट्रिकी क्वेश्चन है पर कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर नीचे आंसर देख सकते हो। विच इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, फिनोल और क्रीसोल? फिनोल और क्रीसोल में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि क्रीसोल में प्लस आई ग्रुप लग जाते हैं, CH3 वाले, ऑर्थो पर लगाओ, मेटा पर पैरा उसने बोला नहीं है, ठीक है। तो तुम क्या करने वाले हो, तुम जनरल ले लेना, ऑर्थो भी ले सकते हो, मेटा भी, पैरा भी, यस। तो ऑब्वियस बात है फिनोल ज़्यादा एसिडिक होगा और रीजन भी एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फिनोक्साइड है वो स्टेबल है एज कंपेयर टू क्रीसोल का जो फिनोक्साइड बनेगा उससे, तो ये सारी बात लिखनी है, यस। उसके बाद में लास्ट क्या बोला उसने, राइट द IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखना है प्रोडक्ट का जो राइमर टाइमन रिएक्शन में बनता है। राइमर टाइमन रिएक्शन नहीं बोली, प्रोडक्ट का IUPAC नेम बोलना है, ठीक है। कभी तुम राइमर टाइमन रिएक्शन लिख दो, ये सारे आंसर है तुम देख सकते हो, यस। तो राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होती है तुम्हें पता है, फिनोल के ऊपर क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH में हमारा इंटरमीडिएट बनेगा और फिर उसके बाद में जब H+ देंगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा बेटा, सैलिसल्डिहाइड। तो इसका IUPAC नेम क्या होता है, या तो तुम इस OH को एक बार भूलो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर दूसरे तरीके से भी हम नाम लिख सकते थे, बताओ क्या, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, यस। वो दोनों ही नाम CBSE ने दे रखे हैं, यस, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, यस, ठीक है। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। वही ऐसा ही क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी केमिकल काइनेटिक्स से। उसने बोला है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है इन ए रिएक्शन व्हेन इट इज अकरिंग इन मोर देन वन स्टेप, देन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वुड बी द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ दैट रिएक्शन, यस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, जिन रिएक्शंस में सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस यूज होती हैं, सीक्वेंस ऑफ सिंपल रिएक्शंस यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है बेटा, बढ़ता है, रेट कॉन्स्टेंट बढ़ता है, रेट डिटरमाइनिंग, सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, रेट कॉन्स्टेंट की बात कर रहा हूँ, रेट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है। इसी तरह से बी और सी और में लिखा है इसने, ठीक है। तो अब सॉरी बी और सी नहीं, बी वाला और में लिखा है, तो या तो बी वाला ये अटेम्प्ट करोगे या बी वाला ये अटेम्प्ट करोगे, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है तो जो अच्छा लगे। और उसके बाद में सी वाला क्वेश्चन, उसने बोला x to y है, वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, x को अगर इंक्रीज किया जाए 3 टाइम्स तो 3 की पावर 2 मतलब 9 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजीली तुम लिख सकते हो, ये सारे आंसर लिखे हुए हैं उसने, ठीक है, तो ये तुम पढ़ सकते हो। इसी तरह सेक्शन ई शुरू हो गया बेटा, सेक्शन ई है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें सेक्शन ई कैसे लिखना है उसकी भी पूरी जानकारी तुम्हें मिल चुकी है। इथेनॉल को ब्यूट-2-इन-एल में कैसे कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, डबल कर दिया और इनल आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा है, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड को इथेन में, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर एल्केन में चेंज करना है तो हमें डी कार्बोक्सिलेशन पता है सोडा लाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, तो वो वाली रिएक्शन हो जाएगी। और अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम भी बिल्कुल इजीली तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें करना है। इन दोनों क्वेश्चन में एक बेसिक सा फर्क है, यहाँ उसने सीधा सीधा पूछा है आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, कोई रिएक्शन नहीं पूछी, रिएक्शन लिखने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, अगर टाइम है तो लिख सकते हो, बेसिक बात तुम्हें आती है, ठीक है। यहां पर उसने ABC तो पूछा ही, एंड राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ द इन्वॉल्व्ड, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, तो यहां पर तुम्हें केमिकल रिएक्शन लिखनी मस्ट है, यहां पे ऑप्शनल है, क्योंकि ये 5 नंबर का, 2 नंबर का ये होगा, 3 नंबर का ये होगा, मतलब कि 1 नंबर इसका, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका, है ना। यहां पर 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका और रिएक्शंस के 2 नंबर, इस टाइप से कहीं क्लासिफिकेशन होगा, यस। आगे दे भी रखा है स्टेप वाइज, 1 नंबर इस रिएक्शन का, 1 नंबर इस रिएक्शन का, यस, ठीक है। 1 नंबर इस रिएक्शन, 3 नंबर रिएक्शन के हैं और बेटा 1 नंबर आधा आधा नंबर, इस टाइप से आधा आधा नंबर इनका और 1 नंबर इसका, ठीक है। ABC में A का नंबर 1 कर दिया, 2 के आधे आधे कर दिए, तीनों रिएक्शन के उसने 1 1 नंबर कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सबसे पहले उसने ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, शेप पूछी है, यह शेप तो तुम्हें क्लियरली दिख रही है, ऑक्टाहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो D2sp3 हो जाएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा उसने, Fe+3 में है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये सारी बातें लिखनी है तुम्हें, ठीक है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? यस ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा है? सिस है। कौन है बेटा? सिस है, यस सिस ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर उसके बाद में IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम तुम्हें लिखना है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, या फिर और में क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 32 का A और 32 का B,
इस पर फोकस करना। अगर तुम ये लिखना चाह रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 32A लिखना, फिर आंसर करके ABC से शुरू करोगे। अगर तुम इसका आंसर लिखना चाह रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 32B लिखना और फिर नीचे ABC करके आंसर कंप्लीट करोगे। यस, ठीक है, तो ये उसके आंसर दे रखे हैं, डन। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 33 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी और में है, यहाँ पर उसने लिखा है 32 का A और यहाँ लिखा है 33 का A और 33 का B। 33 में A में स्मॉल a स्मॉल b, फिर B में 1 2, ये अच्छे तरीके से लेबल करोगे और फिर आंसर लिखोगे। यस, ठीक है, तो ये हमें करना है, इजीली किया जा सकता है, बिल्कुल इजीली किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन उसने बोला कि सेल रिएक्शन है, कैलकुलेट EMF, तुम्हें कैलकुलेट करना है। ये डाटा दे दिया, ये डाटा दे दिया, मतलब नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, कर सकते हो। E0 की वैल्यू पर O2 गैस है, लिबरेट होनी चाहिए एनोड पर, बट Cl2 गैस लिबरेट होती है एक्वस सॉल्यूशन में ऑफ NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो बेटा तुम्हें सबको पता ओवर पोटेंशियल की वजह से, किसकी वजह से, ओवर पोटेंशियल की वजह से ऐसा होता है। कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH डिक्रीज विद डाइल्यूशन, 1 ml में नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है डाइल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आंसर भी तुम देख सकते हो, पहले नस्ट इक्वेशन उसने लगाई है, नस्ट इक्वेशन में कैसे नंबर दिया है, सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखी है, उसका 1 नंबर मिला है, उसने सेल दी है। तो नस्ट इक्वेशन लिखने से पहले, सबसे पहले नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे। ये हमने नोट्स में भी नोट बना के लिख रखा है, नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। तो उसका देखो 1 नंबर है, पूरा 1 नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने नस्ट इक्वेशन लगाई, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, 0.0592, अपन में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, लोग Sn+2 कॉन्सेंट्रेशन इनटू प्रेशर ऑफ H2। प्रेशर ऑफ H2 उसने कितना दिया है, 1 बार दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बार दे रखा है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा, तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, अपने आप सोल्व हो जाएगा, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ओवर पोटेंशियल ऑफ O2 है दूसरे का आंसर। नंबर ऑफ आयंस कैरिंग करंट पर यूनिट वॉल्यूम, 1 ml में नंबर ऑफ आयंस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं डाइल्यूशन के साथ। यस, इसी तरह से जो बी वाला पार्ट है उसने क्या बोला है बेटा, उसने क्या बोला बी वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में उसने बोला है राइट एनोड एंड कैथोड रिएक्शन ऑफ ओवरऑल सेल अकरिंग इन लेड स्टोरेज बैटरी। यस, 2 नंबर का है ये क्वेश्चन, तो लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर क्वेश्चन डाल दिया है उसने। यस, एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, आधा आधा 1 नंबर। यस, तो यहाँ तक नंबर मिल जाएंगे तुम्हें 2 पूरे, आधा एनोड का, आधा कैथोड का और 1 कंप्लीट का। यस, फिर इसी तरह से उसने बी पार्ट क्या बोला है, बी पार्ट क्या बोला उसने, बी पार्ट बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, ठीक है। पोटेंशियल हाफ सेल का पोटेंशियल लगाना है, ठीक है। और उसने सारा डेटा दे रखा है, तो वही नस्ट इक्वेशन लगाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 ले लोगे, ठीक है। और वही कॉन्सेंट्रेशन, ये H2O की कॉन्सेंट्रेशन तो तुम्हें लेनी नहीं यहाँ पे, Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 14 और डाइक्रोमेट जो एनायन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। यस, तो ये हमारा बी वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे, नस्ट इक्वेशन n की वैल्यू कितनी रखोगे, 6 रखोगे, पहले फॉर्मूला लिखा, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 14 और सारी वैल्यू रख दोगे। तो देखो फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर, वैल्यू रखने का 1 नंबर और फिर फाइनल आंसर निकालने का 1 नंबर और पेपर हो गया कंप्लीट। यस, तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, बेस्ट ऑफ लक। 100 आउट ऑफ 100 आपके आने वाले हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर जाइए। पेपर बहुत इजी आता है आपके लिए, आप जैसे बच्चों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है, ऑब्वियस बात, आप जैसे बच्चों की बात हो रही है, आप जैसे अच्छे बच्चों के लिए पेपर बहुत अच्छा आने वाला है। कोई बच्चा अगर तैयारी में पीछे है तो मैंने यहाँ पर इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट, ये पेपर में से कम 25% रिपीट होने वाला है। आप देख लीजिए आपके एग्जाम में 25% पेपर रिपीट मिलेगा इस पेपर से कम बता रहा हूँ मैं। यस, तो पास तो हर बच्चा हो सकता है, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से जोर लगा के, जी लगा के अभी भी पढ़ लेते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।